नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार एमए फाइनल के पेपर डिप्लोमेसी थ्योरी एंड प्रैक्टिस की अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपको राजनीति की जो अन्य पद्धतियां हैं उस पर विचार व्यक्त करूंगा। उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। अब तक हम राजनीति के कई प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम कुछ और राजनीति से संबंधित जो तरीके हैं, राजनीतिक जो व्यवहार है, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत राजनीति की, पर्सनल डिप्लोमेसी। व्यक्तिगत राजनीति ऐसा राजनीति होता है जिसमें पारंपरिक राजनयिकों के द्वारा कोई राजनयिक वार्ता नहीं की जाती। इस प्रकार के राजनीति में राजनयिक वार्ताकार किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी देश के विदेश मंत्री और उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, इस प्रकार के राजनीति में राजनयिक वार्ताकार होता है। राजनयिक व्यवहार का जो संचालन है वो इन लोगों के द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत राजनीति कई मायनों में राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस प्रकार का जो राजनयिक व्यवहार है वो हमें जनेवा सम्मेलन में, बांडुगु सम्मेलन में, अल्जीरिया सम्मेलन में और अनेकों शिखर सम्मेलनों में इस प्रकार के राजनीति की झलक हमें दिखाई दी है। व्यक्तिगत राजनीति जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो राजनयिक क्रियाकलाप करने वाले लोग हैं उनके अतिरिक्त जो शीर्ष लोग हैं उनके द्वारा राजनयिक वार्ता प्रारंभ की जाती है और निर्णय पर पहुंचा जाता है। इस प्रकार के राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ख्याति प्राप्त नेता हैं और एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो वार्ता में शामिल होता है और उनके द्वारा राजनयिक समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श होता है और उनके द्वारा समस्याओं के निराकरण की बात की जाती है। इस प्रकार के राजनीति में समय की बचत होती है। विदेश मंत्री और अन्य जो संस्थाएं हैं उनका कार्य हल्का हो जाता है और सीधे आमने सामने की चर्चा करके समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। जब कोई समस्या पारंपरिक राजनीतिक व्यवहार से जो है समाप्त नहीं हो रही होती है तो इस प्रकार के राजनीति का उपयोग किया जाता है। तो व्यक्तिगत राजनीति जो है वो एक तरीके से समस्याओं के समाधान के लिए शीर्ष स्तर के लोगों के द्वारा की गई राजनयिक वार्ता है और इस वार्ता का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें राजनयिक गतिरोध समाप्त करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है और उस प्लेटफॉर्म के द्वारा राजनयिक समस्याओं का समाधान कर लिया जाता है। राजनयिक का जो अगला प्रकार है वह है सर्वाधिकारी राजनीति। इस प्रकार के राजनीति का प्रचलन 20वीं सदी में अधिक हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि 20वीं सदी में इस प्रकार के राजनीति का विकास हुआ। 20वीं सदी चूँकि विश्व में तानाशाही शासन व्यवस्थाओं के लिए भी जानी जाती है, तो इस 20वीं सदी में जो राजनयिक वार्ता है उसमें सर्वाधिकारवादी राजनीति का अधिक बोलबाला रहा। इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से एक सर्वाधिकारवादी राजनीति काम करता है। सर्वाधिकारवादी राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ऐसा
राजनयिक व्यवहार जिसमें विचारधारा को बहुत ज़्यादा विस्तार देने की कोशिश की जाती है, विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, विचारधारा के आधार पर उन्हें सहयोग किया जाता है, इस प्रकार का जो व्यवहार है, उस प्रकार के व्यवहार को सर्वाधिकारवादी राजनीति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के राजनीतिक व्यवहार में शांतिपूर्ण संबंध बनाना कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता है, केवल राष्ट्रीय हितों की साधना करना और उसके लिए तमाम प्रकार के उपयोग काम में लेना, इस प्रकार के राजनीति की एक विशेषता होती है। सर्वाधिकारवादी राजनीति जातीय श्रेष्ठता की भावना से संबंधित होता है। सर्वाधिकारवादी राजनीति की एक महत्वपूर्ण खूबी यह है कि इसमें जो वार्ता की जाती है उसमें यह माना जाता है कि अमुक जाति, अमुक नस्ल, अमुक राष्ट्र श्रेष्ठ है और जो भी निर्णय हो वो उसके अनुसार ही होना चाहिए। इस प्रकार के राजनीति में सैनिकवाद, भौतिकवाद, इनका बोलबाला रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो सर्वाधिकारवादी राजनीति में दिखाई दी वह यह है कि इस प्रकार के राजनीति के दौरान जो संधि और समझौते होते हैं, उन संधि और समझौतों को राज्य जो है अपनी इच्छा अनुसार तोड़ देते हैं, यानी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नैतिक दबाव नहीं होता है। जब तक उनके स्वार्थों की सिद्धि होती रहती है उन संधि और समझौतों से, तब तक वो उसकी पालना करते हैं, और यदि उनके स्वार्थों की सिद्धि नहीं होती तो वो अपनी इच्छा अनुसार उन संधि और समझौतों को तोड़ने के लिए भी तत्पर रहते हैं। इस प्रकार के राजनीति का जो मुख्य लक्ष्य है वो प्रचार प्रसार है, जिसके माध्यम से वो अन्य देशों से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं। तो प्रचार प्रसार सर्वाधिकारवादी राजनीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। सर्वाधिकारवादी राजनीति में महत्वाकांक्षा और वास्तविक लक्ष्य जो है वो जनता से छुपाए जाते हैं। वार्ता की जाती है, लोगों से व्यवहार बनाए जाते हैं, राष्ट्रों से व्यवहार बनाए जाते हैं, लेकिन जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो छुपी रहती हैं और जनता को इस प्रकार के राजनीति में जनता को महत्वाकांक्षाओं का, इच्छाओं का पता ही नहीं चलता है। नेक्स्ट, अगर हम सर्वाधिकारवादी राजनीति के बारे में बात करें, चर्चा करें, तो हम पाते हैं कि इस प्रकार के राजनीति में वैश्विक संस्थाओं को अपने प्रचार का माध्यम बनाया जाता है। वैश्विक संस्थाओं में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, काम होते हैं, उनको एक हथियार के रूप में उपयोग में लिया जाता है और एक तरीके से सर्वाधिकारवादी राजनीति में ऐसी संस्थाएं जो हैं वो किसी पर्टिकुलर राष्ट्र या विचारधारा को पुष्पित, पल्लवित करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार के राजनीति में सदैव संघर्ष एवं अविश्वास का माहौल रहता है, क्योंकि नैतिकता, आदर्श इस प्रकार के राजनीति की विशेषता होती ही नहीं है। तो इस प्रकार के राजनीतिक व्यवहार के माध्यम से जो भी संधि समझौते होते हैं, उन संधि समझौतों में हमेशा संघर्ष की स्थिति पाई जाती है और राष्ट्रों के बीच अविश्वास ही पैदा होता है। नेक्स्ट है मित्रतापूर्ण व्यवहार राष्ट्र की कमजोरी माना जाता है। ये जो सर्वाधिकारवादी राजनीति है वो शक्ति पर केंद्रित है और इसमें यदि कोई राष्ट्र किसी से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहता है या मित्रतापूर्ण व्यवहार की ओर अग्रसर होता है तो इस प्रकार के व्यवहार को उस राष्ट्र की कमजोरी मान लिया जाता है। यानी कि सर्वाधिकारवादी राजनीति शक्ति का राजनीति है और इसमें मित्रतापूर्ण या सहयोग की जो बात है वो कमजोरी के अंतर्गत शामिल कर ली जाती है। यानी कोई राष्ट्र यदि किसी राष्ट्र के साथ लंबे समय तक मित्रता रखना चाहता है तो वह उसकी कमजोरी माना जाता है कि वो कमज़ोर है, इसलिए वो दूसरे राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार बना रहा है। तो इस प्रकार से सर्वाधिकारवादी राजनीति के कुछ गुण, कुछ कमियां, कुछ विशेषताएं हमें इस रूप में दिखाई देती है। अगला है खुला राजनीति और गुप्त राजनीति। खुला राजनीति जो है वह प्रजातंत्रात्मक देशों में प्रचलित है और इस प्रकार के राजनीति में जनता को सभी बातों की जानकारी होती है, जनता जागरूक होती है।
इस प्रकार के राजनय में नैतिकता एवं आदर्श जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के खुले राजनय में विनाशकारी युद्धों से विश्व को बचाने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। तो जो खुला राजनय है, जिसमें जनप्रतिनिधि या राष्ट्राध्यक्ष या राजनयिक जो भी वार्ता करते हैं वो बिल्कुल सबके समक्ष होती है। और इस प्रकार के राजनय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विश्व को विनाशकारी युद्धों से बचाया जा सके। इस प्रकार के राजनय में पत्रकारों, रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि के माध्यम से प्रचार प्रसार संभव है। यानी कि सर्वाधिकारवादी राजनय में तो प्रचार प्रसार किसके लिए किया जाता है? केवल विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। परंतु खुला राजनय जो है वो ये मौका देता है, इसमें ये अवसर होता है कि जो विभिन्न जनमत निर्माण से संबंधित जो माध्यम है, चाहे वो रेडियो है, चाहे वो टेलीविज़न है, चाहे वो ऐसे पत्रकार हैं जो उस विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं, उन लोगों को पूरी छूट होती है और उसके आधार पर वो संधि, समझौते और राजनयिक व्यवहार के बारे में वार्तालाप कर सकते हैं, जनता तक उन बातों को पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार के राजनय का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो विश्व की शांति की स्थापना करना होता है, क्योंकि खुले राजनय में कोई भी राष्ट्र आपस में विश्व शांति को भंग करने के लिए, कोई भी शांति और समझौते करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। उनकी भी अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है और उस प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रयास कभी भी नहीं करते जिससे विश्व की शांति को भंग होने का खतरा पैदा होता हो। तो खुला राजनय जो है वो लोकतांत्रिक है और इस खुले राजनय के कारण बहुत सारी स्थितियां वैश्विक स्तर पर अच्छी बनी हैं। विश्व जो है युद्धों से बचा रहा है। इसके अलावा जो अन्य राजनय हैं जिसे हम सीक्रेट डिप्लोमेसी कहते हैं, गुप्त राजनय कहते हैं, ये गुप्त राजनय का प्रचलन तानाशाही देशों में होता है और इस प्रकार के गुप्त राजनय में अन्य देशों को की गई संधि और समझौतों के बारे में जानकारी नहीं होती है। जिन राष्ट्रों के बीच में संधि और समझौते होते हैं केवल वो ही उन संधि और समझौते में बंधे होते हैं और वो ही उन संधि और समझौते के आधार पर अपना व्यवहार करते हैं। और हम जैसा कि जानते हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसे गुप्त समझौते, ऐसी सीक्रेट डिप्लोमेसी बहुत हद तक चली और इसने ही विश्व की शांति को खतरा पैदा किया। इसके प्रमुख उदाहरण यदि हम देखें तो 1939 में इटली और जर्मनी के बीच जो समझौता हुआ उसे हम गुप्त राजनय के रूप में देख सकते हैं। 1939 में ही रूस और जर्मनी के बीच जो संधि और समझौता हुआ उसको हम गुप्त राजनय के रूप में देख सकते हैं। 1945 में जो याल्टा समझौता हुआ वह भी गुप्त राजनय के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के राजनय के पक्ष में विद्वानों के द्वारा कुछ तर्क भी दिए जाते हैं। विद्वान ये कहते हैं कि गुप्त राजनय में चूँकि बहुत थोड़े लोग भागीदार बनते हैं, कम लोगों के बीच में वार्ता होती है, तो इस प्रकार के राजनय में सौदेबाजी की अधिक संभावना रहती है। दूसरा, इस प्रकार के राजनय में ये माना जाता है कि जनता के क्षणिक दुराग्रह जो है वो संधि और समझौतों को प्रभावित नहीं करते। यानी कि कई बार लोकतांत्रिक देशों में जनता जो है अपने दुराग्रह, अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर राष्ट्रों के हितों को प्रभावित करती है, संधि और समझौते की शर्तों को प्रभावित करती है। लेकिन चूंकि इसमें जो है संधि और समझौते गुप्त रूप से होते हैं तो जनता के जो दुराग्रह हैं, जनता की जो कमियां हैं, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उनका कोई खास महत्व नहीं रहता। इसलिए ऐसे राजनय में जनता के जो दुराग्रह हैं वो दुराग्रह जो है संधि और समझौतों को प्रभावित नहीं करते। इस प्रकार के राजनय के बारे में एक और बात की जाती है कि इसमें समस्याओं का समाधान जो है वो आसानी से हो जाता है। इस प्रकार के राजनय में सामान्यतः पत्रकारों, सांसदों व प्रमुख अधिकारियों द्वारा समय समय पर जो भी सूचनाएं सार्वजनिक की जाती है उसके कारण संबंधों में कटुता पैदा होती है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। ऐसा जो है खुले राजनय के बारे में कहा जाता है कि चूँकि जो गुप्त राजनय हैं
उसमें समस्याओं का समाधान आसान इसलिए होता है कि पत्रकार और अन्य जो लोग हैं वो संधि और समझौते के बारे में कोई बात करने की स्थिति में होते ही नहीं है। और जो खुला राजनीति होता है उसमें क्या होता है कि पत्रकार, सांसद, प्रमुख प्रतिनिधि समय समय पर बहुत सारी सूचनाएं सार्वजनिक करते हैं और इन सूचनाओं के सार्वजनिकरण से राष्ट्रों के बीच संबंधों में कटुता अधिक पैदा होती है और इस कटुता के कारण समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। बहुत अच्छे से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो खुला राजनीति है वो गुप्त राजनीति की तुलना में ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उसमें समस्याएं जो है ख़त्म होने की जगह समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पेंटागन पेपर्स बहुत बड़ा उदाहरण है जिसमें भारत और अमेरिका के बीच जो है संबंध बिगड़ गए थे। इनका सार्वजनिकरण हो गया और भारत और अमेरिका के बीच जो एक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित होने थे वो इस पेंटागन पेपर्स के लीक होने के कारण वो भारत और अमेरिकी संबंध जो है प्रभावित हुए और दोनों राष्ट्रों के बीच कटुतापूर्ण संबंध हो गए। इसी प्रकार की स्थिति जापान और अमेरिका के बीच भी कटुता की स्थिति पैदा हुई क्योंकि विभिन्न पत्रकारों ने, सांसदों ने और अधिकारियों ने वाइस एडमिरल के साक्ष्य को प्रकट कर दिया और उस साक्ष्य के प्रकट होने के कारण जापान और अमेरिका के संबंध कटु हो गए। तो विद्वान इसकी कुछ बातें अच्छी मानते हैं कि गुप्त राजनीति जो है कई दृष्टि से अच्छा है। तो इस तरीके से ये राजनीति की कुछ श्रेणियां हैं, कुछ प्रकार हैं। थैंक यू।